सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 28 सितंबर के उन तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का है, बिकॉज मैंने इस सेशन में 3 दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किए हैं, तो ये सेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न स्किप करने वाला नहीं है। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका सही आंसर है 24 सितंबर 2019। अभी हाल ही में इसकी वर्षगांठ मनाई गई, तो इसलिए यह चर्चा में है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं अपन करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस की। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, यह प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। 1980 में यह पहली बार मनाया गया। 1980 में पहली बार मनाया गया था और इसकी थीम इस वर्ष 2020 की इसकी थीम है ग्रामीण पर्यटन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसको। ग्रामीण पर्यटन का विकास, ये इसकी थीम है। अब बात करेंगे, देखिए पर्यटन से संबंधित वैश्विक स्तर पे कौन सी संस्थान है। एक संस्थान है जिसका नाम है विश्व पर्यटन संगठन, या इसको बोला जाता है UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे UN लग जाता ना, तो समझ लेना कि वो UN की संस्थान है, UN से उसका संबंध है। ठीक है, तो ये वही है यहाँ पे UNWTO, संयुक्त राष्ट्र WTO का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व पर्यटन संगठन है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और आगे बढ़ते हैं अब अंत्योदय दिवस की ओर। अंत्योदय दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ काफी और भी फैक्ट हैं देखने के लिए। 25 सितंबर को प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस है वो मनाया जाता है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे और इसके अलावा ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय के बाद जनसंघ का अध्यक्ष कौन बना था? ये आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, पूछे भी गए हैं एग्जाम में और पूछे भी जाएंगे, रिपीट भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मुगल सराय जंक्शन, जैसा कि आपको पता है, ये उत्तर प्रदेश में है, जहां पर इनकी हत्या की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इनकी रेल में हत्या मुगल सराय जंक्शन पर ही की गई थी। एक है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, गुजरात में है और ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे जो हैं, इधर आपके पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, इन सब के लिए कांडला बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण है। तो मुगल सराय जंक्शन और कांडला बंदरगाह दोनों का नाम यहाँ पर रखा गया है, किनके नाम पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बायोमास पैलेट्स, ये क्या चीजें हैं? बायोमास पैलेट्स क्यों चर्चा में है और क्या है? देखिए, स्थानीय स्तर पे इसको बोला जाता है पराली। पराली से आप सभी वाकिफ हैं, ये अपने उत्तरी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, इसके अलावा और भी जैसे उत्तर प्रदेश है। तो इन राज्यों में क्या होता है, जो फसल होती है उसका जो अवशिष्ट होता है उसको जलाने का प्रचलन है और उसको पराली के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर एनटीपीसी ने लिया है। देखिए क्या निर्णय लिया है, किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से उसको कैसे देखा जा रहा है। पराली जलाने से एनसीआर में सर्वाधिक प्रदूषण होता है। हर बार आप न्यूज में देखते हैं, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो धुआं हो जाता है, सारी दिल्ली है वो धुआं से ढकी जाती है। ठीक है, एनसीआर का पूरा क्षेत्र वो प्रदूषित हो जाता है और उसका जो वायु होती है वो इतनी जहरीली और इतनी खतरनाक होती है कि बिना मास्क वहां पे निकलना भी मुश्किल होता है। वैसे लोग
कोविड-19 के दौरान मास्क पहन रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो इस पराली की वजह से और प्रदूषण की वजह से, इसके द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की वजह से बिना कोविड के ही मास्क पहनना पड़ता था। हालांकि कोविड-19 के दौरान इसमें काफी सुधार हुआ है, काफी अच्छा यहाँ पे पर्यावरण बना हुआ है। देखिए एनटीपीसी ने क्या निर्णय लिया है। एनटीपीसी इस पराली को खरीदेगी। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादन कंपनी है। ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो एनटीपीसी ने 2017 में पहली बार बायोमास पैलेट्स का प्रयोग किया था। यानी ये एक प्रायोगिक तौर पर 2017 में इसका टेस्ट किया गया था कि अगर हम पराली का यूज करते हैं तो वो कितनी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर रिजल्ट ये मिला कि इसका कच्चा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है। अच्छा प्रोडक्शन मिलने से यहाँ पे इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोयले की जगह इसको उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पे बिटुमिन्स कोयले को हम उपयोग कर रहे हैं वहां पे हम पराली का भी यूज कर सकते हैं। तो ये पराली का यूज करेंगे और अब इसके लिए निविदाएं हैं वो भी यहाँ पर आमंत्रित की जाएंगी। खासतौर पे जो पंजाब और हरियाणा के हैं उनको टेंडर दिए जाएंगे ताकि वहां से इसकी सप्लाई हो सके। नेक्स्ट है जिमेक्स 20। ये क्या है इसके बारे में क्विक टू द पॉइंट में भी बताया गया है, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत जापान का नौसैनिक अभ्यास है। ये भारत और जापान का नौसैनिक अभ्यास है। उत्तरी अरब सागर में इसका आयोजन हो रहा है अभी। ठीक है, इसके साथ ही 2 वर्ष के अंतराल पर यह आयोजित होता है। यानी प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन है वो किया जाता है। 2018 में इसका आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। और 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2012 में पहली बार जिमेक्स 20 का आयोजन किया गया था। तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखिए जापान के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जापान है, इसको काफी बार ये पूछा गया है कि जापान का प्राचीन नाम क्या है, या फिर प्राचीन नाम देके ये पूछ लेते हैं कि ये किस देश का प्राचीन नाम है। जापान का प्राचीन नाम है निप्पॉन। क्या नाम है? निप्पॉन या निप्पन भी कहा जाता है। इसके अलावा सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश है वो भी जापान को कहा जाता है। क्या आप मुझे कमेंट करके वो ये बता सकते हैं कि हाल ही में शिंजो आबे ने, किसने? शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। ये हमने डिस्कस किया भी है पीछे वीडियो में। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो इसका सही आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट अपना मेजर जसवंत सिंह जसोल। मेजर जसवंत सिंह जसोल ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। देखिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके। सेना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1965 की लड़ाई में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1938 को जसोल गांव बाड़मेर में। कहाँ हुआ था? जसोल गांव बाड़मेर में। बाड़मेर राजस्थान में है। क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि बाड़मेर में कौन सी रिफाइनरी है? बाड़मेर में जो रिफाइनरी है उसको तेल कहाँ से मिलता है? उन कुओं के नाम बताइए जहां से तेल निकलता है बाड़मेर में। राजस्थान से जो लोग हैं खासतौर पे इस पे कमेंट करें कि बाड़मेर में जो रिफाइनरी है उसको शुरू किया गया है, तो उसको तेल की जो कच्चे तेल की आपूर्ति है वो कौन कौन से कुओं से होती है वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। प्रथम चुनाव इन्होंने, देखिए जसवंत सिंह जसोल हैं, इन्होंने प्रथम चुनाव लड़ा था जोधपुर सीट से और सामने प्रतिद्वंदी थे इनके अशोक गहलोत। वर्तमान में ये सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से। इनको इन्होंने हराया था। जसवंत सिंह जसोल ने अशोक गहलोत को हराया था। उसके बाद ये विदेश मंत्री रहे हैं। विदेश मंत्री कब रहे? देखिए 1998 से 2002 तक ये विदेश मंत्री रहे थे। और विदेश मंत्री रहने के दौरान इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। जिस समय परमाणु परीक्षण हुआ था मिशन शक्ति, मिशन शक्ति के बारे में आप सबको पता है। ठीक है, जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो वो जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसके बाद में अमेरिका भारत से नाराज हो गया था। तो अमेरिका को फिर से मनाने के लिए यहां पर अटल बिहारी सरकार ने इनको विदेश मंत्री बनाया। ठीक है, विदेश मंत्री बनाया। अब देखिए ये अटल के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे और इनको क्या क्या उपनाम दिए गए वो आगे चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री भी ये रहे हैं। 2000 से लेकर 2001 तक ये रक्षा मंत्री रहे हैं। वित्त मंत्री 1996 में वित्त मंत्री रहे हैं। उसके बाद 2002 से 2004 तक भी ये वित्त मंत्री रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये दार्जिलिंग से भी सांसद रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये दार्जिलिंग से भी सांसद रह चुके हैं। और ये दार्जिलिंग से सांसद कौन सी लोकसभा में थे ये मुझे आप कमेंट करके बताइए।
दार्जिलिंग से सांसद ये कौन सी लोकसभा में रहे हैं, ये कमेंट करके आप मुझे बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। मेरे द्वारा पूछे गए एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी तैयारी का भी पता चलता है और साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी हो जाता है, आपको याद रहती है। चिर स्थायी यानी कहते हैं कि लंबे समय तक अगर चीजें आपको याद रखनी है तो उनको बार बार रिपीट कीजिए, फिर वो याद रहती हैं। 2001 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिला है। 2001 में इनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है ए कॉल टू ऑनर। ए कॉल टू ऑनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। देखिए इनको उपनाम क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पर। अटल का हनुमान, यानी अटल सरकार में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अमेरिका से रिश्ते भारत ने मजबूत किए थे, परमाणु परीक्षण करने के बावजूद भी जब अमेरिका नाराज हो गया था तो इनको विदेश मंत्री बनाकर अमेरिका भेजा था अटल सरकार ने। तो अटल का हनुमान या अटल का संकट मोचन, इस नाम से इनको जाना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेजर जसवंत सिंह जसोल के बारे में आपको बताया, याद रखेंगे अच्छे से, क्लियर है सब कुछ। एग्जाम में गलत होने की संभावना नहीं के बराबर, चाहे कोई भी प्रश्न यहां से बने। नेक्स्ट है UNITAF, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स ने भारत के किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करके बताइए। देखिए गैर संक्रामक रोग कौन से होते हैं? वो रोग जो संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया। तो ये ऐसे रोग हैं, ये संक्रमण से नहीं फैलते, नॉन कम्युनिकेबल है ये, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन से ये नहीं फैलते हैं। तो इन गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स ने केरल राज्य को सम्मानित किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत ने डेनमार्क के साथ IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं। तो वो देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19। 2018-19 के लिए NSS अवार्ड अभी दिए गए हैं। NSS, क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना NSS जो है आपकी, उसकी स्थापना कब हुई थी? NSS की स्थापना मुझे आपको बतानी है। हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार की। कुल पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं 59। कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 59। और ये किसके द्वारा दिए गए हैं? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। विश्वविद्यालय +2 परिषद, इस कैटेगरी में पहला पुरस्कार दिया गया है एक व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को पहला पुरस्कार दिया गया है और जिसको दिए गए हैं 5 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत। विश्वविद्यालय +2 परिषद द्वितीय पुरस्कार है, ये एक व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम रणबीर सिंह है और ये रोहतक हरियाणा से हैं, ठीक है। 3 लाख रुपए इनको मिले हैं। कितने मिले हैं? 3 लाख रुपए मिले हैं। उसके बाद देखिए अगला है कार्यक्रम अधिकारी। कितने कार्यक्रम अधिकारियों को दिया गया? तो 10 कार्यक्रम अधिकारियों को यह पुरस्कार दिया गया, प्रत्येक को 1,50,000 रुपए की राशि दी गई। इसके साथ ही NSS यूनिट, कितनी NSS यूनिट है जिनको यह पुरस्कार दिया गया? तो 10 ऐसी NSS यूनिट है जिनको यह पुरस्कार दिया गया और प्रत्येक को 2 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके साथ ही NSS स्वयंसेवक कितने हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है? तो 30 ऐसे NSS स्वयंसेवक हैं जिनको राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया गया है और प्रत्येक को 1 लाख रुपए की राशि यहां पर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे ने 2023 तक सभी ब्रॉडगेज लाइनों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन। भारतीय रेलवे ने कहा है कि 2023 तक जितनी भी ब्रॉडगेज लाइन है, बड़ी लाइन भी इसको बोला जाता है, तो बड़ी लाइन जितने भी हैं उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस संस्थान ने इस कार्य के लिए कितना लक्ष्य रखा है, किस वर्ष को लक्ष्य रखा है, तो इस चीज को आप स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है शिवांगी सिंह। कौन है ये शिवांगी सिंह? राफेल के लिए प्रथम महिला पायलट, यानी राफेल उड़ाने वाली ये प्रथम महिला पायलट होंगी। इनको प्रशिक्षित किया जाएगा इसके लिए। वर्तमान में MiG-21 की पायलट है ये शिवांगी सिंह है।
ये MiG-21 की पायलट हैं वर्तमान में और जोधपुर में तैनात हैं राजस्थान में ये जोधपुर में तैनात हैं। जोधपुर में एयरफोर्स से संबंधित एक फ्लाइंग कॉलेज है जो आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एयरफोर्स की फ्लाइंग कॉलेज है वो जोधपुर में है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी जिसको बोला जाता है, ये 2021 में आयोजित होगा। कहां पर होगा? 16 से 24 जनवरी 2021 को गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। ये होना था 20 से 28 नवंबर 2020 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको यहां पर स्थगित कर दिया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है श्री शेखर बसु, ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये थे परमाणु वैज्ञानिक। कौन थे? परमाणु वैज्ञानिक थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के ये चेयरमैन भी रह चुके। INS अरिहंत नाम सुना होगा आपने, ये नौसेना का जंगी जहाज है। INS अरिहंत को परमाणु संपन्न बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था, शेखर बसु का, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद है आगे एक नाम आता है SP बाला सुब्रमण्यम। SP बाला सुब्रमण्यम है, ये भी काफी चर्चा में है और डेफिनेटली ये दोनों ही नाम ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज मैंने 3 यहाँ पर ऐसी व्यक्तियों की चर्चा की है। एक है आपके मेजर जसवंत सिंह जसोल जो बाड़मेर से हैं, एक श्री शेखर बसु, और अब हैं आपके SP बाला सुब्रमण्यम। ये तीनों ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। SP बाला सुब्रमण्यम है, ये पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर जिसको बोला जाता है, ठीक है, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। इनकी हाल ही में डेथ हुई है। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भारतीय चिकित्सा परिषद जिसको कहा जाता था NMC, इसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया है और इस संस्थान को खत्म करने के साथ ही यहाँ पर भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 है, वो भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, भारतीय चिकित्सा परिषद और भारत चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 दोनों को खत्म करके एक नई संस्थान का यहाँ पर निर्माण किया गया है और एक नया अधिनियम है वो लागू हुआ है। कौन सा? देखिए, NMC को परिवर्तित नहीं किया गया है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, संस्थान की बात नहीं कर रहा। शॉर्ट फॉर्म NMC ही रहेगा, लेकिन उसको रखा है, देखिए नई संस्थान है, उसका नाम रखा है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो NMC रह गया। SP शर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष है। SP शर्मा को प्रथम अध्यक्ष इसका बनाया गया है और इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। कितना होगा? 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। 25 सितंबर 2020 से NMC एक्ट 2019 लागू हो जाएगा, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम 2019 ये लागू हो जाएगा। कब से? 25 सितंबर 2020 से इसको लागू माना जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे इस अभ्यास प्रश्न के सही आंसर के साथ अगले एपिसोड में। आपके लिए अभ्यास प्रश्न, सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको आंसर देना है इसका 25 सितंबर 2016, 25 सितंबर 2018, 25 सितंबर 2017 या 25 सितंबर 2019। इसका सही आंसर आपको जरूर